नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप्स टेल्स हब में। दोस्तों कहानी है मैं फिर भी इंतज़ार करूँगा। दोस्तों ये नई कहानी है, चलिए इसे शुरू करते हैं। हवाई अड्डे की भीड़ के बीच मैं अपने विचारों में खोया हुआ विमान के प्रवेश द्वार तक पहुँचा। सामने खड़ी एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए हर यात्री की टिकट देख रही थी। सर आपका टिकट? उसकी स्पष्ट और विनम्र आवाज़ ने मुझे वर्तमान में लौटा दिया। मैंने थोड़ा संकोचाते हुए टिकट आगे बढ़ाया। ओह! माफ़ कीजिए, ध्यान कहीं और चला गया था। उसने हल्की मुस्कान के साथ टिकट लौटाते हुए कहा, कोई बात नहीं सर, आपका स्वागत है। कुछ कदम अंदर बढ़ाकर मैं अपनी निर्धारित सीट पर पहुंचा और बैठ गया। थोड़ी ही देर में यह विमान लंदन के लिए उड़ान भरने वाला था। यह घोषणा पायलट कर चुका था। सफ़र से पहले की भागदौड़ ने थका दिया था, इसलिए मैंने सीट पर सिर टिकाया और आंखें मूंद ली। चेहरे पर रुमाल रखकर आराम करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक सामने से एक स्त्री स्वर सुनाई दिया। जरा रास्ता दीजिए प्लीज। मैंने प्रतिक्रिया देने में देर कर दी तो उसी आवाज ने थोड़ा अधीर होकर मेरे चेहरे से रुमाल हटाते हुए कहा, कृपया हटिए, यह सीट। वाक्य अधूरा ही रह गया। मैंने जैसे ही नजर उठाई, शब्द मेरे ही गले में अटक गए। सामने वही चेहरा था जिसे पहचानने में कभी भूल हो ही नहीं सकती। उसकी आंखों में भी वही चौंक थी। शायद उसने भी मुझे पहचान लिया था, इसलिए उसकी बात वहीं थम गई थी। तभी पास खड़ी एयर होस्टेस ने पूछा, सब ठीक है मैम? उसने तुरंत संयत होते हुए कहा, जी, कोई समस्या नहीं। वह मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ चुकी थी। उसकी आंखें मुझे देखकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं उसे कैसे न पहचानता। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। 3 साल बीत गए थे, पर उसके चेहरे पर समय का कोई असर नहीं दिख रहा था। होठ जिनके पास छोटा सा तिल अब उतना ही स्पष्ट था। उसकी आंखों का रंग आज भी वैसा ही था, जैसा कई रंगों को घोलकर किसी ने उसमें सजा दिया हो। उसके बालों की लहरें भी वैसी ही थी। दिल किस कभी उसका नाम पर धड़कता था और आज भी बीती यादों के सहारे धड़क रहा था। सिर्फ उसका नाम सुनकर ही कभी प्यार हो गया था। काव्या। 2 साल पहले हमारी राहें अलग हुआ करती थी और आज वक्त हमें यूं आमने सामने बैठा चुका था, जैसे उसकी कोई अधूरी इच्छा अभी भी बाकी हो। विमान ने रनवे पर रफ्तार पकड़ी। हल्का सा कंपन हुआ, फिर धीरे धीरे वह बादलों के बीच उठता चला गया, जैसे अतीत भी हमारे साथ उड़ान भर रहा हो। मैंने धीरे से काव्या की ओर देखा। उसकी पलकों के कोने भीगे हुए थे। वह खिड़की से बाहर फैले सफेद बादलों को ऐसे देख रही थी जैसे उसमें कोई पुरानी कहानी छिपी हो। उसके चेहरे पर खुशी का एक भी निशान नहीं था, बस एक थका हुआ सा सन्नाटा था। मैंने हथेलियां आपस में रगड़ते हुए धीमे स्वर में कहा, कब तक यूं पहचान कर भी अनजान बनी रहोगी? कुछ क्षण बीत गए। उसने गर्दन तक नहीं घुमाई, पर उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंची। बोलने के लिए बचा ही क्या है। उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। शायद मुझे खुद नहीं पता क्या कहना चाहिए, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम्हें नज़रअंदाज करना मेरे बस में नहीं है। तुम कर सकती हो, मैं नहीं। वह वैसे ही स्थिर बैठी रही, जैसे हमेशा से रही है। अचानक सब तोड़ देने वाली, हर रिश्ते का अंत पहले सोचने वाली, पर शुरुआत की चमक को भूल जाने वाली, कोई नया मोड़ मिलते ही पुराने रास्ते को मिटा देने वाली। आज भी उसने एक छोटे से वाक्य से वही दूरी खींच दी थी, ठीक उसी शाम की तरह। 2 साल पहले वही शाम मैं एयरपोर्ट पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वह 1 महीने से शहर से बाहर थी। उसका काम उसे अक्सर दूर ले जाता था। जैसे ही पता चला कि उसकी फ्लाइट लौट रही है, मैं ऑफिस से सीधे वहीं चला आया। थोड़ी देर में घोषणा हुई कि विमान उतर चुका है। मेरी आंखें भीड़ में बस एक चेहरे को खोज रही थी। जब वह दिखी, दिल को जैसे राहत मिल गई, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी थकान थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। वह हल्का सा मुस्कुराई, कुछ खास नहीं। मैंने उसका सामान लिया और उसे लेकर अपने दोस्त के रेस्टोरेंट पहुंचा। सोचा था साथ बैठेंगे तो सारी दूरियां मिट जाएंगी, पर हम दोनों एक टेबल पर आमने सामने बैठे थे और शब्द जैसे कहीं खो गए थे। वह लगातार मेरी ओर देख रही थी। मैंने चुप्पी तोड़ी। काव्या, तुम इतनी खामोश कभी नहीं रही, क्या बात है? उसने सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जा रही हूँ अनुपम। मेरे हाथ जैसे वहीं रुक गए। क्या? कहाँ? उसने बहुत शांत स्वर में कहा, अब तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी।
मुझे भूल जाना। मैं उसे देखता रह गया। शब्द भारी हो गई थी। क्यों काव्या? कम से कम वजह तो बताओ। क्या इतना भी हक नहीं है मुझे? वह कुर्सी से उठी और बाहर की ओर बढ़ी। मैंने घबरा कर उसका हाथ थाम लिया। आज मैं बहुत खुश था तुम्हारे लौटने से। तुम्हें यहाँ लाने की वजह भी थी। मैं मैं तुमसे शादी के बारे में बात करना चाहता था। इतने साल साथ रहे और तुम एक पल में सब खत्म कर रही हो। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में नमी थी, पर आवाज सख्त। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं अनुपम, मुझे जाने दो। मैंने टूटते स्वर में कहा। वक्त बहुत कुछ बदल सकता है, पर जो दिल में बस जाए उसे कोई नया रिश्ता मिटा नहीं सकता काव्या। वहीं पास में एक लड़का था जिसके पास कैमरा था। वो अपने कैमरे से सभी की फोटो ले रहा था। उसे देखकर काव्या चीख पड़ी। मैंने उस युवक की ओर देखा तो उसने अपनी सीट से ही झुककर कहा, माफ करना भाई, जैसा ये समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं बस इधर उधर की तस्वीरें ले रहा था। उसके चेहरे पर सचमुच झिझक थी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, गलत मत समझना। वह हल्का सा हंसा और बोला, गर्लफ्रेंड है भाई क्या? उसके इस सीधे सवाल पर मेरे होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। मैंने धीमे स्वर में कहा, थी कभी। मैंने काव्या की तरफ देखा और समझाने के लहजे में कहा, सुना तुमने? वो सच में बस तस्वीरें ले रहा था, खास तुम्हारी नहीं। काव्या ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, आजकल कुछ भी सीधा नहीं होता। कौन क्या चाहता है, किस नीयत से पास आता है, कुछ पता नहीं चलता। सावधान रहना पड़ता है। उसकी आवाज में सतर्कता थी, जैसे दुनिया ने उसे भरोसा करना सिखाया ही ना हो। मैंने शांत स्वर में कहा, शक और भरोसा साथ नहीं चल सकते काव्या। जब भरोसा टूटता है तो शक जन्म लेता है, और फिर वही हर रिश्ते में दरार डाल देता है। वह कुछ क्षण चुप रही, फिर बहुत धीमे से बोली, दिल अब भरोसा नहीं करता, हर चेहरा अपना नहीं लगता। उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था, भले ही वह उसे शब्दों में न कह रही हो। मैंने नरमी से कहा, जिंदगी का सफर भले ही अकेले तय करना पड़े, लेकिन अगर कोई साथ चलने को तैयार हो तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए। वह हल्की उदासी से मुस्कुराई। किसका हाथ थामे, माँ का, या उनका जो बेटी कहने से भी कतराते हैं? उसके इस वाक्य ने भीतर तक छू लिया। उसकी उदासी को हल्का करने की कोशिश में मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। मेरी आंखों में वही उम्मीद थी जो कभी उसके साथ भविष्य देखने में होती थी। पर उसने धीरे से मेरे हाथ परे कर दिया और कहा, नहीं, यह हाथ मेरी तरफ मत बढ़ाओ। मैंने बिना शिकायत के कहा, मैं तो यही हूँ काव्या, मेरे लिए कुछ नहीं बदला। मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए वैसे ही धड़कता है। तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं। वह चुपचाप दूसरी ओर देखने लगी। समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। मेरी आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगी। कॉलेज, वो शाम, उसकी हंसी, उसका गुस्सा। शायद उसके भीतर भी वही सब चल रहा था, क्योंकि उसकी सांसें गहरी होती जा रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह उसी तरह बैठी बैठी सो गई। उसके बाल चेहरे पर बिखर आए थे, और शायद उन्हें हटाने की कोशिश में भी वह आधी नींद में थी। मैंने बहुत सावधानी से उसकी एक लट उंगलियों से पीछे सरका दी और चश्मा थोड़ा सीधा कर दिया। इतने करीब से उसे देखना जैसे समय को पीछे खींच लाना था। मेरी नजरें हटना ही नहीं चाहती थी। तभी सामने से वही युवक मुस्कुराकर बोला, एक्स गर्लफ्रेंड। मैं थोड़ा चौंका, फिर उसके बड़े हाथ से हाथ मिलाते हुए कहा, हाँ। उसने पूछा, नाम क्या है इनका? मैंने गर्व और दर्द के मिले जुले एहसास के साथ कहा, काव्या। और तुम्हारा? करण। उसने जवाब दिया। मैं अनुराग, मैंने कहा। वह हंसते हुए बोला, देखने में जितनी खूबसूरत है, गुस्से में उतनी ही खतरनाक भी लगती है। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ, बात तो सही है, बस ये सुन ना ले, वरना दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। वह घबरा कर हंसा, नहीं भाई, एक ही काफ़ी था। बातों बातों में हम घुलने लगे। मैंने पूछा, कहाँ से हो? दिल्ली, उसने कहा। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मैं भी। अजनबी होकर भी वह अपना सा लगने लगा, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। उसने मोबाइल में एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है नीलम। मैंने तस्वीर देखकर कहा, बहुत खूबसूरत है, साथ में नहीं दिखी। वह थोड़ा उदास हो गया। उसे मनाने जा रहा हूँ। मनाने? मैंने पूछा। उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी घुमाते हुए कहा, थोड़ा नाराज होकर अकेले ही लंदन चली गई है। जब पता चला तो सोचा छोड़ूंगा नहीं, खुद जाकर मना लूंगा।
मैंने ढाढ़स बंधाया। चिंता मत करो, कभी कभी थोड़ी नाराज़गी से ही प्यार गहरा होता है। वह बोला, सही कह रहे हो, झगड़े तो होते रहते हैं, पर उस शाम जरा ज़्यादा हो गया। गलती मेरी भी थी, बहुत प्यार करता हूँ उससे। बस मान जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने विश्वास से कहा, मान जाएगी। उसी वक्त मेरे कंधे पर एक हल्का सा भार महसूस हुआ। देखा तो काव्या नींद में मेरा कंधा सहारा बना चुकी थी। मैंने हिलना भी जरूरी नहीं समझा ताकि उसकी नींद ना टूटे। करण ने मुझे देखकर धीमे से कहा, मानो या ना मानो, तुम आज भी इन्हें चाहते हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसमें मानने ना मानने जैसा क्या है। मैं चाहता हूँ इन्हें। मेरी जिंदगी में इनके अलावा कभी कोई आया ही नहीं। मैं फिर उसके बालों को सहेजने लगा। उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, एक झलक में सुकून देने वाला। करण ने कुछ झिझकते हुए पूछा, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? तुमने कहा था एक्स, तो अलग कैसे हुए? उसका सवाल हवा में ठहर गया। मेरी आंखें अनायास काव्या के शांत चेहरे पर टिक गई। यादें फिर दस्तक देने लगी और शायद अब इन्हें बयान करना ही होगा। मैंने करण की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, बस इतना समझ ले यार, उसे कहीं टिक कर रहना शायद कभी आया ही नहीं। पता नहीं उसे किस बात से शिकायत है, खुद से, हालात से या रिश्तों से। 3 साल साथ रहा, जितना समझ पाया उससे ज़्यादा उलझन ही मिली। वो खुद से ही लड़ती रहती है, और सच कहूँ, उसे परेशान देखना मुझसे कभी सहा नहीं गया। मैंने सोती हुई काव्या की तरफ देखा, फिर धीमे स्वर में आगे कहा, जब उसने रिश्ता तोड़ा था ना, तब भी मैंने रोकने की बहुत कोशिश नहीं की। लगा कि वो पहले ही अंदर से टूटी हुई है। अगर मैं और जोर डालता तो शायद और बिखर जाती, इसलिए जाने दिया। उसके बाद बस उसकी यादें थी, और आज देख, किस्मत का खेल, इतनी फ्लाइट्स, इतनी सीटें, और आकर फिर मेरे ही पास बैठी है। करण अब पूरी दिलचस्पी से सुन रहा था। उसने थोड़ा आगे झुककर पूछा, 3 साल का रिश्ता था, शुरुआत कैसे हुई? उसका सवाल सुनते ही जैसे किसी ने यादों की पुरानी पेटी खोल दी। बीते दिनों के रंगीन टुकड़े एक एक करके सामने तैरने लगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, मैं हमेशा से थोड़ा अकेले रहने वाला इंसान हूँ। भीड़ में रहकर भी अपने ही ख्यालों में खोया। स्कूल तक की पढ़ाई लड़कों के बीच हुई थी, घर की दुनिया भी सीमित थी। एक छोटे से शहर से निकलकर जब उस बड़े कॉलेज में कदम रखा तो सब कुछ नया और थोड़ा डरावना भी लग रहा था। पहला दिन था, एडमिशन की लंबी लाइन लगी हुई थी, धूप तेज थी, लोग पसीने में भीगे हुए खड़े थे। मैं भी लाइन में लग गया। सब अधीर थे, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और अटका हुआ था। मेरी नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर टिक गई थी। मेरे पीछे खड़े लड़के ने धीरे से कंधा छूकर पूछा, भाई, सामने देख ले। मैंने पलटकर पूछा, क्यों? वो बोला, तू शरीफ लगता है, इसलिए समझा रहा हूँ। वो लड़की टाइम बम है, कब फट जाए कोई भरोसा नहीं। मैं हैरान रह गया। मुझे तो वो सीधी सादी लग रही थी। मैंने पूछा, टाइम बम क्यों? वो हंसकर बोला, अरे भाई, प्रिंसिपल की बेटी है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन भी लड़ने वाली है, बस अभी दोस्तों की मदद कर रही है। मैंने गौर से देखा, सच में वो अपने दोस्तों के लिए पानी और नाश्ते का इंतजाम करवा रही थी। धूप में खड़े लोगों तक बोतलें और बिस्कुट पहुंचा रही थी। तभी लाइन में आगे खड़े किसी लड़के ने ऊंची आवाज में कहा, इतना ही मदद का शौक है तो सबकी करो ना, कुछ को दे रही हो, बाकी परेशान खड़े हैं। हलचल थम गई, सबकी नज़र उस पर टिक गई। वो लड़की अपनी कुर्सी से उठी और उस लड़के के सामने आकर बोली, क्या चाहिए तुम्हें? लड़का हकलाने लगा, पानी। कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन अगले ही पल उसने सच में सबके लिए पानी मंगवा लिया। खुद आगे से पीछे तक जाकर बांटने लगी। अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मैंने पीछे वाले लड़के से फुसफुसाकर कहा, यही है तुम्हारा आइटम बम? वो बोला, अभी नतीजा मत निकाल, इसका मूड बदलते देर नहीं लगती। तभी वो मेरे सामने आकर रुक गई। उसके हाथ का डिब्बा खाली हो चुका था, इतनी नज़दीक कि उसके होठों के पास का छोटा सा तिल साफ दिखाई दिखाई दे रहा था, और उसकी आंखों का रंग धूप में और भी चमक रहा था। जाने कैसे मुझसे कुछ बोल दिया गया। उसने मेरी तरफ झुक कर कहा, क्या कहा? ठीक से सुनाई नहीं दिया। मैं दोबारा बोलता उससे पहले पीछे खड़े लड़के ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, गर्मी में बड़बड़ा रहा है। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। पीछे से वो लड़का बोला, बच गया तू, हर कोई तारीफ सुनकर खुश नहीं होता। मैंने हंसकर कहा, मैं तो बस उसकी तारीफ ही करने वाला था।
उस दिन लाइन खत्म होने तक मेरी नजरें उसे ढूंढती रही। मेरा पहला कॉलेज का दिन ऐसे ही बीत गया। पीछे खड़ा वही लड़का बाद में मेरा दोस्त बना, रेहान मलिक। मैं उसे बस मलिक कहने लगा। कुछ ही दिनों में हम अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन क्लास के बाहर से गुजरते हुए मैंने उसे फिर देखा, वही लड़की काव्या। मलिक ने नाम बता दिया था। वो क्लास में बैठी थी, किताब खोली हुई। मैं रुक गया। मलिक ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। अरे छोड़, वो हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। वो सातवें आसमान पर रहती है, हम जमीन वाले लोग हैं। मैंने धीरे से कहा, मलिक, उस दिन लाइन में वो मेरे इतने पास खड़ी थी। एक बात समझ में आई, वो जितनी दिखती है उतनी सख्त नहीं है। मलिक हंस पड़ा। चल अंतर्यामी, ज्यादा मत सोच। दिन बीतते गए, मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। पर जब भी वो दिखती, कुछ अलग सा महसूस होता। वो सबके बीच होकर भी थोड़ा अलग थी, जैसे भीतर कोई कहानी छुपाए बैठी हो। फिर अचानक वो कई दिनों तक कॉलेज नहीं आई। मेरी नजरें उसे ढूंढती रही। बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर पता चला कि वो घर पर है। मैंने मलिक से कहा, यार उसे देखना है। वो बोला, क्या होगा तेरा, क्यों फिक्र करता है? मैंने सोचा और कहा, एक तरीका है, साथ दोगे? वो बोला, आखिरी बार। मैंने कहा, उसके घर चलते हैं। वो घबरा गया। मरना है क्या? प्रिंसिपल की बेटी है। हम दोनों हंसते हुए भी थोड़ा डरे हुए थे। अगले दिन किसी बहाने से कुछ फॉर्म और कागज लिए और उसके घर पहुंच गए। उसका घर वैसा ही था जैसा फिल्मों में बड़े घर दिखते हैं। ऊंचा गेट, बड़ा आंगन। दरवाजा खटखटाया तो एक महिला ने खोला। लगा शायद उसकी माँ हो, पर उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मेम साहब घर पर नहीं है। मैंने हिम्मत करके कहा, हमें उनसे नहीं, काव्या जी से मिलना है, कॉलेज से आए हैं। उन्होंने हमें अंदर बैठा दिया और ऊपर चली गई। मलिक ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। अभी भी वक्त है, भाग चल। मैंने फुसफुसा कर कहा, बैठ जा यार, खा थोड़ी जाएगी। वो बोला, याद रख किसकी बेटी है। मैंने हल्की घबराहट से कहा, पता है, ज्यादा डरा मत। और हम दोनों वहीं बैठे रहे। दिल की धड़कनें सीढ़ियों से उतरते कदमों का इंतजार करने लगी। कुछ ही पलों बाद सीढ़ियों से कदमों की आहट सुनाई दी और काव्या सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर दिल जैसे एकाएक बैठ गया। वह सचमुच बुझी बुझी सी लग रही थी, जैसे कभी सबसे ज्यादा महकने वाला फूल अचानक अपनी खुशबू खो दे। चेहरा वैसे ही था, पर रंगत फीकी। आंखें गहरी थी, मगर उनमें चमक की जगह थकान उतर आई थी। वह हमारे सामने आकर सहज स्वर में बोली, कहो क्या काम था? जवाब मुझे देना था, पर शब्द जैसे कहीं अटक गए थे। मन में कुछ और ही उमड़ रहा था। पूछूं कि तुम्हारी मुस्कान को क्या हुआ? वो बेफिक्र हंसी कहाँ चली गई? वो श्याम याद है जब तुम सबके सामने गा रही थी और पूरा माहौल रोशन हो गया था? आज वही चेहरा इतना चुप क्यों है? इन आंखों में यह बोझ क्यों है? मेरी खामोशी देखकर मलिक ने जल्दी से बात संभाली। हम कॉलेज से आए हैं, मेहता सर ने ये फॉर्म दिया है, कहा है जरूरी है, भरकर जमा करा दीजिए। काव्या ने मेरे हाथ से लिफाफा लिया, कागज देखे और धीमे से कहा, ओह, मुझे याद ही नहीं रहा। शुक्रिया। फिर वह सामने सोफे पर बैठ गई और आवाज दी, पारो, चाय लाना। मैं अब तक चुप था, पर अचानक मुझसे निकल गया, ये पारो। काव्या ने नजर उठाकर मुझे देखा। उसकी निगाहों में हल्की सी हैरानी थी। मलिक ने तुरंत मेरी पीठ पर हाथ मारते हुए फुसफुसाया, तुझे क्या मतलब, चुप रहे। काव्या ने शांत स्वर में कहा, पारो उनका नाम है जिन्होंने दरवाजा खोला था। ओह, मैंने समझा। मैं बीच में ही बोली, ऐसा मत सोचो, वो यहाँ काम करने वाली नहीं है, हमारे साथ ही रहती है। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ, माफ करना। दरअसल एक बात पूछ सकता हूँ? मैं फॉर्म भरते हुए बोली, पूछो। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर हिम्मत करके कहा, क्या तुम सच में खुश हो? होठों पर मुस्कान है, लेकिन आंखें कुछ और ही कहती हैं। सुबह की रोशनी जैसे चेहरा है तुम्हारा, फिर भी उसमें श्याम सी ढलती उदासी क्यों है? जिंदगी सिर्फ बोझ नहीं देती, कुछ फूल भी देती है। फिर तुम्हारे हिस्से में सिर्फ कांटे क्यों दिखते हैं? मेरे शब्द हवा में ठहर गए। काव्या ने लिखना रोक दिया। वह बस मुझे देखती रही, जैसे मेरे सवाल ने किसी दबे दरवाजे पर दस्तक दी हो। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई और उतनी ही जल्दी बुझ भी गई। मलिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो, ये फॉर्म बाद में भी जमा हो जाएगा।
फिर उसने काव्या से कहा, आप आराम से भर दीजिएगा, हम चलते हैं। घर से बाहर निकलते ही उसने मुझे घूरा। सच में पागल हो गया है क्या? इस तरह कोई पूछता है? मैंने धीमे से कहा, वो सच में परेशान है। शायद कभी किसी से कहा नहीं। उसे किसी की ज़रूरत है। मलिक ने सिर हिलाया। अभी हमें यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं बस उसी के बारे में सोचता रहा, जिसके पास सब कुछ है, नाम, पहचान, सुविधा, फिर भी चेहरा इतना खाली क्यों? इतनी तेज तर्रार बेबाक लड़की की आंखों में इतनी गहराई और सन्नाटा क्यों? क्या कमी है इसके जीवन में? सवाल थे, जवाब नहीं। सोचते सोचते रात ढल गई। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आई तो लगा जैसे आसमान से सारी उलझनों पर नया रंग चढ़ा दिया हो। अगले दिन कॉलेज पहुंचा तो मलिक किसी काम से बाहर गया हुआ था। मैं लाइब्रेरी में बैठा किताब पढ़ रहा था कि अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदों की आवाज़ खिड़कियों पर पड़ रही थी। मैं किताब बंद करके कॉरिडोर में आकर खड़ा हुआ। बारिश में अजीब सी ताकत होती है, बिना कुछ कहे सबका ध्यान खींच लेती है। बड़ी बड़ी बूंदें जमीन से टकराती, फिर बिजली की गरज, जैसे आसमान का ऐलान हो। ऐसे मौसम में मन अपने आप शांत हो जाता है। काम, भाग दौड़, शोर सब पीछे छूट जाते हैं। बस बारिश ही महसूस करने का मन करता है। मैं उसी में खोया खड़ा था कि पीछे से आवाज आई, इतनी पसंद है बारिश तो भीगने क्यों नहीं जाते? मैंने मुड़कर देखा, सामने काव्या खड़ी थी। नीले सफेद चेक वाली शर्ट भीग कर गहरी हो गई थी। उसका बैग कंधे से लगा था। बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी और वह उंगलियों से उन्हें संवारने की कोशिश कर रही थी। उसकी भीगी पलकें और होठों के पास वही छोटा सा तिल बारिश की धुंध में और भी साफ दिख रहा था। मेरा दिल एक पल को फिर वैसा ही धड़क उठा जैसा पहली बार उसे देखकर धड़का था। कॉरिडोर की सीढ़ियों से उतरते हुए वो सामने आई। डर लगता है? उसने शरारती अंदाज में पूछा। मैं मुस्कुराया। नहीं, बस किताबें भीगने का डर है। वो हंसी। इतनी सी बात। उसने मेरा बैग अपने बैग के पास रख दिया। अब कोई बहाना नहीं। इतना कहकर वो सीढ़ियां उतरकर मैदान में चली गई। बारिश में दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। उसके पास जाकर खड़ा हो गया। देखो कितनी तेज है बारिश, उसने कहा। बारिश तो वैसी ही थी, पर आज वो अलग थी, जैसे उसके भीतर कोई बांध टूटा हो और वो खुलकर बह रही हो। आज कॉलेज? मैंने पूछा। वो हंसी। कितने दिन घर में बंद रहती? अब रोज आऊंगी। उसकी ये हंसी पहले वाली गंभीर काव्या से बिल्कुल अलग थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा, जरूरी नहीं। वो फिर हंसती। तो क्या भूल गई हूँ? अनुपम, मैंने कहा। अनुपम मतलब अनु? उसने छेड़ा। कोई मुझे अनु नहीं कहता। उसी वक्त कॉरिडोर से मलिक चिल्लाया, अरे अनु! वो मुझे देखकर मुस्कुराई। अच्छा, मैंने सफाई दी। वो नहीं मानता। हम वापस कॉरिडोर में आए। उसने अचानक से पूछा, गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं, पर कोई है जिसे पसंद करता हूँ। वो हल्के से मुस्कुराई। मैंने साहस करके कहा, काव्या, क्या तुम बनोगी? वो पलटी। मैं ही क्यों? मैंने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ 2 बार नहीं, कई बार देखा है। कैंटीन में, बगीचे में, अकेले बैठे हुए, हर बार। वो कुछ पल चुप रही। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, उसने कहा। मुझे परफेक्ट कोई नहीं चाहिए, मैंने जवाब दिया। वो जाने लगी, फिर रुककर बोली, एक सवाल का जवाब दोगे? हाँ। उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, तुमने उस दिन क्यों कहा था कि मैं खुश नहीं हूँ? बारिश अब भी गिर रही थी, पर इस बार सवाल मेरे ऊपर बरस रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अपने भीतर क्या छुपाए बैठी हो? ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो बात तुम किसी से कहती नहीं, वही तुम्हें अंदर से भारी करती है। कभी कभी कह देना चाहिए। वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर सीधे ही पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। तुम्हारे कितने रूप हैं, ये देखना चाहता हूँ। पहली बार जब देखा था, लगा था जैसे किसी रईस घर की लड़की हो। थोड़ा सा घमंड, थोड़ी दूरी,
दूसरी बार देखा तो वो सोच बदल गई। तुम खामोश थी, कहीं गुम। और आज आज तुम ऐसी लग रही हो जैसे दुनिया की परवाह किए बिना बस इस पल को जीना चाहती हो। जैसे तुम्हें सिर्फ इस बारिश से ही मतलब है। इतने में पीछे से मलिक की आवाज आई। अरे, कब से बुला रहा हूं तुझे। उसने मुझे खींच लिया। मैंने मुड़कर देखा। काव्या अब भी बारिश में थी। जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। कौन थी वो? मलिक ने पूछा। तूने पहचाना नहीं? काव्या थी, मैंने कहा। अच्छा, वापस आ गई कॉलेज? चल अब एक काम है, वो बोला। मैंने कहा तू जा, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो उस दिन मेरा मन किसी और ही दुनिया में था। काव्या, वो किसी अनकही पीड़ा को अपने भीतर दबाए हुए थी। जैसे गुलाब जितना खूबसूरत दिखे, उतने ही चुपचाप कांटे भी साथ रखता है। वो भी वैसे ही थी, खूबसूरत पर भीतर कहीं चुभन छुपाए। शाम को कॉलेज से लौटते हुए मैं पास के बगीचे से गुजरा। हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी। कुछ बच्चे पानी में उछल कूद रहे थे। मैं बस यूं ही देखने लगा और फिर मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो बच्चों के साथ थी। वही काव्या, भीगी हुई, हंसती हुई, पानी में झूमती हुई। उसने अपना बैग पेड़ की टहनी पर टांग रखा था और ऊपर पत्ते इस तरह सजा दिए थे कि पानी अंदर ना जाए। बच्चों के साथ वो इतनी खुलकर हंस रही थी कि यकीन ही नहीं होता था कि ये वही लड़की है जिसकी आंखों में गहराई और उदासी देखी थी। मैं अनायास उसके करीब चला गया। शायद उसने मुझे देख लिया था। वो बच्चों से अलग होकर मेरी तरफ आई। अभी तक गए नहीं? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। गया था, पर लगता है तुम्हारा मन अभी तक बारिश से भरा नहीं, मैंने कहा। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, हर पल एक जैसा नहीं रहता। कभी हंसने की वजह मिल जाती है तो जी लेती हूँ। कौन जाने अगला पल कैसा हो। शायद कल तुम मुझसे बिल्कुल अलग काव्या से मिलो। उसकी आवाज में अजीब सी सच्चाई थी। मैंने जेब से रुमाल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। घर दूर है तुम्हारा? मैं यहीं पास में रहता हूँ। चलो थोड़ा सूख जाओ वरना बीमार पड़ जाओगी। वो हल्का सा मुस्कुराई। पास में? कहाँ? दोस्त के घर रुका हूँ, मेहमान की तरह, मैंने जवाब दिया। और कपड़े? उसने पूछा। ये मलिक के हैं, उसने घर से लाकर दिए। वो मेरे साथ चल दी। घर पहुंचे तो आंटी ने दरवाजा खोला। अनुपम, कौन है ये? मैंने सहज बनने की कोशिश की। कॉलेज की दोस्त है, रास्ते में फिसल गई थी। घर दूर है, सोचा यहाँ आकर कपड़े सुखा ले। आंटी ने बिना ज्यादा सवाल किए हामी भर दी। ठीक है, अच्छा किया, अंदर आओ। कुछ ही देर में वो सूखे कपड़ों में सामने आई। भीगे बाल अब भी कंधों पर बिखरे हुए थे। कमरे में हल्की सी चाय की खुशबू फैल रही थी। बाहर बारिश धीमी हो चुकी थी, पर मेरे भीतर कुछ और तेज हो गया था। वो कुर्सी पर बैठी थी, चुप, जैसे हंसी और शरारत के पीछे छुपी हंसली काव्या फिर सामने आ गई हो। कमरे में एक अजीब सी शांति थी और उसी शांति में मुझे लगा शायद आज वो कुछ कहेगी, या शायद फिर से अपने भीतर सब दबा लेगी। मैं 2 मग कॉफी लेकर कमरे में लौटा तो काव्या आईने के सामने खड़ी अपने भीगे हुए बाल सुलझा रही थी। कमरे की हल्की पीली रोशनी में उसका चेहरा और भी शांत लग रहा था, जैसे बाहर की बारिश अब भीतर उतर आई हो। मैं उसके पास गया, एक कप उसकी ओर बढ़ाया और धीरे से पूछा, तुम्हारे घर पर कोई परेशान नहीं होगा? उसने बिना मेरी तरफ देखे कप थाम लिया, फिर बिस्तर पर बैठ गई। एक हल्की सी हंसी उसके होठों पर आई, मगर उसमें मिठास नहीं थी। घर? उसने शब्द को ऐसे दोहराया जैसे उसका मतलब बदल गया हो। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती अनु। उसकी आवाज में तंज भी था और थकान भी। मैंने घूंट भरते हुए कहा, फिर भी किसी को तो फिक्र होगी। वो अचानक उठी, मेरे कंधे पर हाथ रखा और बालकनी की तरफ चली गई। बाहर की हवा अब ठंडी हो चुकी थी। बारिश रुक गई थी, लेकिन फर्श पर पानी की पतली परत अब भी चमक रही थी। मैं भी उसके साथ खड़ा हो गया। ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने धीरे से पूछा। वो रेलिंग पर उंगलियां फेरते हुए बोली, शायद उन्हें पता है या शायद सब जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। उसके शब्दों में शिकायत से ज्यादा खालीपन था। मैंने कहा, कम से कम एक फोन तो कर दो। उसने सिर हिलाया। जरूरत नहीं है अनु, सच में नहीं। उसके बाद वो चुप हो गई।
जैसे कोई दरवाज़ा फिर से भीतर बंद कर लिया हो। कुछ पल बाद मैंने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो मेरी तरफ मुड़ी, आँखों में हल्की-सी चुनौती थी। ठीक है, आज तुम्हें अपने घर से मिलाती हूँ। हम दोनों वहाँ पहुँचे, उसने दरवाज़ा खटखटाया। पारो ने दरवाज़ा खोला और काव्या को देखकर हल्की मुस्कान दी। काव्या ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। घर बड़ा था, सजा-धजा, हर चीज़ अपनी जगह पर, लेकिन उस व्यवस्थित सुंदरता में अजीब-सी ठंडक थी। तभी सामने से उसके पापा आते दिखे। उन्होंने बस चलते-चलते इतना कहा, "काव्या, इतनी देर कहाँ थी?" और जवाब सुने बिना ही बाहर निकल गए। मैंने काव्या की तरफ देखा। वो दरवाजे की ओर जाती उनकी पीठ को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, बस आदत थी। वो मेरी तरफ मुड़ी और हल्के व्यंग से बोली, ये है मेरे पापा, अपनी दुनिया में बहुत खुश रहते हैं, बस इस घर में नहीं। फिर उसने कहा, चलो माँ से मिलवाती हूँ। हम एक कमरे के बाहर पहुंचे। मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या, क्या तुम सच में इतनी अकेली हो? उसने मेरे हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। अकेली? अरे नहीं, घर है, माँ पापा हैं, लोग हैं, और क्या चाहिए? उसकी मुस्कान नकली थी। मैं समझ रहा था। उसने दरवाजा खोला। माँ? अंदर उसकी माँ कहीं जाने की तैयारी में थी। उन्होंने हमें देखा, मगर रुकने का इरादा नहीं किया। जाते जाते बस इतना कहा, काव्या, घर का ध्यान रखना। काव्या ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, कोई आया है, आप मिलेंगी नहीं? दिख नहीं रहा कि मैं किसी को साथ लाई हूँ? उसकी माँ ने एक सख्त नजर मुझ पर डाली। काव्या, इस तरह किसी को घर नहीं लाते। कौन है, क्या है, ये सब देखना पड़ता है। काव्या के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। माँ, ये कहने से पहले आपको सोच लेना चाहिए था। अगले ही पल एक तेज थप्पड़ की आवाज कमरे में गूंज गई। उसकी माँ बिना पीछे देखे बाहर चली गई। मेरे भीतर कुछ टूट सा गया। मैंने धीरे से उसके गाल पर हाथ रखा। काव्या, वो शांत थी, आश्चर्यजनक रूप से शांत। ये नई बात नहीं है अनु, वो हमेशा बोल देती हैं, सुनती कभी नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, शायद आंसू भी अब थक चुके थे। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने खुद को संभाला और बोली, चलो नीचे चलते हैं, कुछ खाते हैं। हम नीचे आए। पारो किचन में थी। काव्या ने उससे कहा, पारो, आज तुम बैठो, खाना मैं बनाऊंगी। और हाँ, आज हम तीनों साथ में खाएंगे। पारो ने हिचकते हुए कहा, बिटिया रहने दीजिए। नहीं, काव्या ने हल्के मगर दृढ़ स्वर में कहा, आज मुझे करने दो। मैं दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा था। वो सब्जियां काट रही थी, आटा गूंद रही थी, बीच बीच में पारो से कुछ पूछ लेती। उस बड़े चुप घर में पहली बार रसोई से हंसी की हल्की आवाज आई। उस पल मुझे समझ आया, काव्या को दुख नहीं तोड़ता, उसे अनदेखा किया जाना तोड़ता है। वो खाना बना रही थी, लेकिन शायद पहली बार अपने घर में अपना होना साबित कर रही थी। मैं सोफे पर बैठा था। सामने पारो चुपचाप बैठी काव्या को रसोई में काम करते हुए देख रही थी। करीब 35 साल की वह औरत साधारण साड़ी में, मगर आंखों में गहराई लिए। अचानक उनकी पलकों से एक आंसू ढलक कर गाल तक आ गया। उन्होंने जल्दी से साड़ी के पल्लू से उसे पोंछ लिया, जैसे रोना भी इस घर में इजाजत नहीं देता है। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या हुआ आपको? उन्होंने मेरी तरफ देखा। आवाज में अपनापन था। जब ये बहुत छोटी थी ना, तब से देख रही हूँ इसे। सब अपने होते हुए भी इसका कोई अपना नहीं था। मैं थोड़ा आगे झुकाया। मतलब? उन्होंने लंबी सांस ली। इसके माँ बाप में कभी बनती नहीं, झगड़े इस घर की रोज की बात है। काव्या के लिए कभी वक्त नहीं निकला इनके पास। दोनों अपने गुस्से में इतने उलझे रहे कि ये बच्ची बीच में पिसती रही। कई रातों को सो नहीं पाती थी। चुपके से मेरे कमरे में आ जाती थी। मैं उसे सीने से लगाकर सुला देती थी। बेटी नहीं थी मेरी, मगर इसे बेटी से कम भी नहीं समझा। मैं सुनता रहा। हर शब्द जैसे काव्या की आंखों की उदासी का जवाब दे रहा था। अब तो आदत हो गई है इसे, पारो ने कहा, दर्द सहने की भी और चुप रहने की भी। तभी काव्या खाना लेकर आई। उसने प्लेटें हमारे सामने रखी और मुस्कुराकर बोली, ये सब बनाना पारो ने ही सिखाया है। माँ से भी ज्यादा प्यार है इन्हें मुझे। उसकी मुस्कान सच्ची थी, कम से कम उस पल के लिए। हम तीनों ने साथ में खाना खाया। उस बड़े घर में शायद पहली बार डाइनिंग टेबल पर कुछ गर्माहट थी। जब मैं उठकर जाने लगा तो दरवाजे तक काव्या मेरे साथ आई। बाहर हवा में हल्की नमी थी। मैंने कहा, खाना बहुत अच्छा था, और एक बात कहनी है। वो चुपचाप देखती रही।
काव्या, तुम परेशान हो, तुमने दर्द को अपनी आदत बना लिया है। लेकिन क्या मुझे एक मौका दोगी? वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर आंखों में सवाल था। क्या कहना चाहते हो अनु? मैंने हिम्मत करके उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ काव्या। शायद आज तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। क्या तुम मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता जोड़ोगी जो सिर्फ नाम का नहीं, मन का हो? मैं जानता हूँ तुम रिश्तों से डरती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नजरिया बदले। जो भी दर्द मिले उसे अकेले मत सहो, मेरे साथ बांटो। उसकी पलकों पर नमी उतर आई। अगर कभी मेरी वजह से तुम्हारा दिल टूट गया तो तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे। मैंने उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे। दिल टूट भी गया तो कोई बात नहीं, मैं नफरत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूँ, और समझना प्यार से कम नहीं होता। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर झुका लिया। वही उसकी हामी थी, तो उसने हाँ कह दी थी। करण ने मेरे सामने बैठकर पूछा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मान गई थी। मैंने बगल में बैठी काव्या की तरफ देखा। वो अब जाग चुकी थी और अपना चश्मा साफ कर रही थी, जैसे कोई पुरानी धुंध हटाने की कोशिश हो। मैंने फिर करण की ओर देखा। बस ऐसे शुरू हुए थे हमारे दिन। कॉलेज की भीड़, लाइब्रेरी की खामोशी, बारिश की दोपहरें, सब हमारे हिस्से में आने लगे। पता ही नहीं चला कब 3 साल गुजर गए। और फिर एक दिन ये भी समझ में आ गया कि लोग साथ रहते रहते एक दूसरे की आदत बन जाते हैं, और फिर कभी कभी बिना बताए दूर रहना भी सीख लेते हैं। मैंने खिड़की से बाहर झांका। जहाज बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। कहानी वहीं से फिर शुरू हो रही थी जहां कभी खत्म हुई थी। है ना काव्या? मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा। वो चुप रही, चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ लिया, जैसे बादलों के बाहर कुछ ज्यादा जरूरी हो। मैंने हल्के से उसका कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। तुम्हारी ये आदत भी मुझे हमेशा अच्छी लगी है। जब मैं कुछ कहना चाहूं, तुम यूं ही नजरें फेर लेती हो। अच्छा, एक बात बताओगी? उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में थकान थी, पर आवाज सीधी थी। क्या जानना चाहते हो? मैंने बिना घुमाए पूछा। क्यों तोड़ा था रिश्ता? और लंदन में कहाँ जा रही हो? उसने तुरंत सवाल पलट दिया। तुम कहाँ जा रहे हो, पहले ये बताओ। मैं मुस्कुराया। मैं अपनी किताब के सिलसिले में जा रहा हूँ। वो लंदन में है। कॉलेज के दिनों में हमारी एडिटर थी। काव्या ने हल्का सिर झुकाया। पूरी कर ली किताब? नहीं, आखिरी हिस्सा बाकी है। वही किताब है ना जिसमें एक अपाहिज लड़की की कहानी है? हाँ, मैंने कहा, वही। मैंने फिर उसकी तरफ देखा। अब तुम बताओ, रिश्ता क्यों तोड़ा था? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद वो रिश्ता बेवक्त था, इसलिए चल नहीं पाया। और लंदन? एक दोस्त की शादी है और थोड़ा काम भी है। मैंने धीमे से पूछा, और घर? काव्या, उसका क्या? उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगी। जवाब जैसे गले में अटक गया हो। खामोशी फिर से उसके होठों पर आ बैठी। बोलो ना, मैंने नरमी से पूछा। वो फिर चुप थी। मैंने गहरी सांस ली। अभी थोड़ी देर पहले जब तुम सो रही थी और तुम्हारा सिर मेरे कंधे पर था, तो मुझे वो शामें याद आ गई। बड़ी बड़ी महफिलें छोड़कर मेरे साथ पार्क की सीढ़ियों पर बैठना, मेरे कंधे पर सिर रखकर सो जाना, फिर मुझे तुम्हें ऑटो में बैठाकर घर छोड़ना, और तुम्हें कमरे तक ले जाने में मुझे और पारो को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। मैंने उसकी आंखों में झांक कर कहा, काव्या, कोई बात है जो तुम छुपा रही हो? नहीं, उसने जल्दी से कहा, सब ठीक है। क्या तुम मेरे साथ दोबारा नहीं आ सकती? उसने बहुत संयम से कहा, तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए अनु, भूल जाओ मुझे। मैं हल्का सा हंसा, मगर आवाज में दर्द था। भूल सकता तो कब का भुला देता। याद है उस रात जब हमने इजहार किया था? मैंने वादा किया था, अगर तुम कभी मेरा दिल भी तोड़ दो, फिर भी रिश्ता रहेगा। आज भी उसी बात पर खड़ा हूँ। मेरी बात पर उसकी खामोशी टूटी। उसने धीमे से पूछा, तुम्हें पारो याद है? कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारी हर जिद पूरी करने वाली पारो। उसकी आंखें भर आई। वो अब नहीं है। 1 साल पहले कहीं चली गई। बहुत ढूंढा, नहीं मिली। क्या? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। कब हुआ ये? साल भर पहले। और वो रो पड़ी। मैंने उसे बाहों में भर लिया। उसके बालों पर हाथ फेरता रहा, जैसे कॉलेज के दिनों में करता था। उसका सिर मेरे सीने से लगा था, और उसका दर्द मेरी धड़कनों में उतर रहा था। जब इतना सब हुआ तो मेरे पास क्यों नहीं आई? मैंने धीमे से पूछा। वो फिर भी चुप रही। मैंने उसके माथे को छूते हुए कहा,
दुनिया बदले वक्त बीते, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। चाहे साथ रहो या दूर, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुमने ही कहा था ना, हर वक्त एक जैसा नहीं होता। हमारा रिश्ता भी वैसा नहीं था जैसा तुम घर में देखती आई हो। वो 3 साल पहले छूटा था, खत्म नहीं हुआ। उसे इंतजार है तुम्हारे लौटने का, उसी बारिश वाली काव्या के साथ। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो काव्या जो मैदान में बच्चों के साथ पानी में कूदती थी, जो मुझे भी भिगो देती थी, वो अभी भी तुम्हारे अंदर है, बस दर्द के नीचे दब गई है। उसे आजाद कर दो काव्या। वो चुपचाप मुझसे लगी रही, सांसें धीमी थी मगर अब उतनी बिखरी हुई नहीं थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा, चलो अब रोना बंद। देखो मेरे पास क्या है, तुम्हारे मिस्टर बीन। मैंने फ़ोन में उनके वीडियो चलाए। धीरे धीरे उसके होठों पर मुस्कान आई, फिर हल्की हंसी, फिर वही पुरानी खुली हंसी। ये चश्मा कब लगा? मैंने उसके हाथ से चश्मा लेते हुए पूछा। बस ऐसे ही, पावर वाला नहीं है, उसने कहा। इसे पहनकर तो और भी हसीन लगती हो। मैंने फ्लर्ट करने की कोशिश की, वो बेअसर रही। फिर से वीडियो देखने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसके कंधे पर सिर रख दिया। याद है वो रात जब तुमने इजहार किया था? उसने फ़ोन बंद किया, मेरा चश्मा उतार कर खुद पहन लिया और बोली, हाँ याद है। मैं उसके बालों के लटों से खेलता रहा। क्या याद है? वो मुस्कुराई। क्या याद होना चाहिए? मुझे तो तुम याद हो जो उस जगह को लात मारकर मेरे साथ सड़क पर पैदल चल पड़ी थी। वो हल्का सा हंसी। 1 साल हुआ था हमें मिले हुए। नहीं, मैंने टोका। 1 साल तो मैं तुम्हें एक तरफा चाहता रहा। तुमने तो उस रात कहा था, फिर भी जब से तुमने कहा था तुम्हारे साथ तो हमेशा थी ना। मैंने थोड़ा रूठ कर कहा, लेकिन अपना समझा ही कहाँ था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, यकीन था कि किसी दिन समझने वाला दिन भी आएगा। मैंने गहरी सांस ली। आया था वो दिन भी, याद करो। काव्या के परिवार के पुराने दोस्त के बेटे के जन्मदिन था। एक बड़ी सी शाम, रोशनी, मेहमान, संगीत और शहर के नामी लोगों की मौजूदगी वाली। काव्या चाहती थी कि मैं उसके साथ चलूं। कॉलेज के कॉरिडोर में ही उसने साफ कह दिया था, देखो मुझे कुछ नहीं पता, शाम को चले आना, बहाना नहीं चलेगा। मैंने घबरा कर कहा, यार जमेगा नहीं वहाँ, बड़े लोगों की महफिल में मैं कैसे फिट होऊंगा? मुझे तो ठीक से कांटे चम्मच से खाना भी नहीं आता। वो हंस पड़ी, वहाँ मैं रहूंगी ना तुम्हारे साथ, फिर डर किस बात का? बस साथ रहना और कुछ नहीं। वो मुड़ी और चल दी। मैंने पीछे से आवाज दी, बात ये नहीं कि महफिल मुझे अपनाएगी या नहीं, बात ये है कि अगर तुमने ही वहां नजरें फेर ली तो मैं कैसा महसूस करूंगा। उसने बिना पलटे आवाज दी, तुम आओगे बस, आना है। उसके जाने के बाद दिल में अजीब सी हलचल थी। जाना तो था, पर भीतर कहीं डर बैठा था। वो दुनिया मेरी नहीं थी। मलिक ने हमेशा की तरह मजाक उड़ाया, अभी जाना, दबा के खाना, मजे करना, और सुन, कोई अमीर दोस्त मिले तो मेरा नंबर दे देना। मैंने हंसकर उसकी पीठ पर धूल जमाई। लंगर नहीं लग रहा है वहां, जन्मदिन है किसी का। शाम ढलने लगी तो बेचैनी और बढ़ने लगी। सोच रहा था, ऑटो से जाऊं तो कैसा लगेगा, पैदल जाऊं तो बहुत दूर है, क्या पहनूं, कैसे खड़ा रहूंगा वहां। हर सवाल जैसे खुद ही मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैं घर के नीचे खड़ा इन्हीं विचारों में उलझा था कि तभी एक चमचमाती काली गाड़ी आकर मेरे सामने रुकी। दरवाजा खुला और ड्राइवर बाहर आया। मैंने पहचान लिया। सोमू भैया, आप यहाँ? वो मुस्कुराए। आपको ही लेने आए हैं बाबू। काव्या बिटिया ने कहा है, उन्हें लिए बिना वापस मत आना। चलिए, देर हो रही है। मेरे पास मना करने का कोई बहाना नहीं बचा। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। रास्ते भर मन में एक ही सवाल घूमता रहा। मैंने धीरे से पूछा, सोमू भैया, काव्या के घर वाले भी होंगे वहाँ? उन्होंने सिर हिलाकर हाँ कहा। कुछ पल बाद उन्होंने नरमी से कहा, काव्या बिटिया बहुत प्यारी है बाबू, उसका दिल मत तोड़ना। मैं चौंका, आपको क्यों लगता है कि मैं उसका दिल तोड़ दूंगा? सोमू भैया ने सड़क पर नजर रखते हुए कहा, इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वो बहुत नाजुक दिल की है। बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही कोमल है। बचपन से देख रहे हैं उसे, हंसती है सबके सामने, पर अकेले में चुप हो जाती है। जिनसे लगाव करती है, पूरी तरह से करती है। उनकी बातें सुनकर मेरा गला भर आया।
मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। शहर की रोशनियां तेज होती जा रही थी, जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रखने जा रही हो। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। बाहर रंग बिरंगी लाइटें सजी थी, गेट पर फूलों की सजावट, अंदर से हंसी और संगीत की आवाजें आ रही थी। मैं उतरा तो कदम जैसे भारी हो गए। सोमू भैया ने कंधे पर हाथ रखा। जाइए, बिटिया इंतजार कर रही होगी। मैंने गहरी सांस ली और अंदर की तरफ बढ़ा। लॉन में सजी मेजें, चमचमाते झूमर, सजे धजे लोग, सब कुछ वैसा ही था जैसे फिल्मों में देखता था। मैं भीड़ में उसे ढूंढने लगा। तभी सीढ़ियों के पास खड़ी वो दिखाई दी। गहरे रंग की ड्रेस में, बाल खुले, चेहरे पर वही आत्मविश्वास, पर आंखों में मुझे देखते ही जो चमक आई वो सबसे अलग थी। उसने हल्का सा हाथ हिलाया, जैसे कह रही हो, आ गए तुम। मैं उसके पास पहुंचा। उसने बिना औपचारिकता के मेरा हाथ थाम लिया। मुझे पता था तुम आओगे, उसने धीमे से कहा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, डर तो अभी भी लग रहा है। वो झुककर मेरे कान के पास बोली, डरो मत। आज पूरी महफिल में अगर कोई मेरा है तो वो तुम हो। उस एक वाक्य ने मेरी सारी घबराहट आधी कर दी। भीतर संगीत तेज हुआ। लोग केक के पास इकट्ठा होने लगे। काव्या ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और भीड़ की तरफ बढ़ गई। उस पल मुझे लगा शायद वो दिन सच में आ गया था, जिसका जिक्र मैंने फ्लाइट में उससे किया था, जब उसने पहली बार खुले तौर पर मेरे साथ खड़े होने का फैसला किया था। चमक धमक, महंगे कपड़े, बनावटी मुस्कानें। काव्या सादे कपड़ों में भी सबसे अलग लग रही थी। उसकी सादगी ही उसका आभूषण थी। उसने कई लोगों से मिलवाया, पर बातचीत में तानों की धार छिपी थी। कहाँ से हो, क्या करते हो? मैंने महसूस किया कि यह जगह मेरे लिए नहीं बनी। मैं चुपचाप बाहर आ गया और उसे एक संदेश भेज दिया, मन ठीक नहीं है, जा रहा हूँ, माफ करना। पीछे से उसकी आवाज आई, बस एक मैसेज, यही वफा है। मैंने पलट कर कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, बस वहां खुद को अकेला पा रहा था। वो बोली, अकेला मैं भी थी, चलो ऐसी महफिल को जाने दो। हम दोनों सड़क किनारे चलते रहे। भूख लगी थी तो पास के स्टॉल से कुछ लेकर पार्क की सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। वो भीगने लगी। मैंने उसे टोका, ठंड लग जाएगी। वो हंसी, भीगना भी कभी कभी जरूरी होता है। मैंने उसे छत के नीचे खींच लिया। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, आज पापा ने पूछा, उसे क्यों बुलाया? बुरा लगा? मैंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा, तुमसे नहीं। तुम क्यों दिल पर लेती हो? वो बोली, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी नहीं रही। मैंने हल्के मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या मेरा एक तरफा प्यार अब दो तरफा हो गया है? वो मेरी तरफ देखती रही और जवाब उसकी आंखों में था। अब जहाज में घोषणा हुई कि कुछ ही देर में हम लंदन उतरने वाले हैं। मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। काव्या ने बाल संवारे, चश्मा लगाया। मैंने पूछा, मैं तुम्हारे साथ चलूं? वो मेरी शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए बोली, अगर तुम्हारे प्यार के काबिल होती तो तुम्हें खोती नहीं। उसकी आवाज में ठहराव था और मेरे दिल में वही पुराना एहसास, कुछ रिश्ते शुरू तो पूरे मन से होते हैं, पर मुकद्दर उन्हें अपनी दिशा दे देता है। मैंने काव्या को देखा। उसकी आंखें भरी थी। मैंने कहा, क्या हुआ काव्या? वापस सब पहले जैसा क्यों नहीं किया जा सकता? काव्या ने कहा, हर दिन एक जैसा नहीं रहता ना। कल हम दोनों खुश थे, साथ थे, लेकिन आज नहीं। मैंने कहा, एक कल आने को भी है। क्या पता वो कल हमें साथ ले आए, जैसे आज इतने वक्त के बाद तुम इस तरह मेरे इतने करीब हो। काव्या मेरे इतने करीब है, दिल बस सुकून से धड़क रहा था। वक्त थम गया था, ऐसा लगता है। आज ये वक्त की घड़ी जो बरसों से बिना रुके चली है, वो आज रुकने पे मजबूर है। ख्वाब देखने को आंखें बंद करने की जरूरत नहीं लगती। बस ऐसा लग रहा है कि ख्वाब की दुनिया किसी फिल्मी पर्दे पर चल रही है। काव्या के लिए मेरे मन में यही एहसास कल भी था और आज भी है। ये अपनी तकलीफों का क्यों अकेले ही सामना करना चाहती है? कोई हाथ क्यों नहीं थाम लेती? लेकिन यकीन होता है इसे इतने करीब पाकर, कि एक दिन तो ये खुद ही समझेगी कि मेरे लिए काव्या क्या है और क्यों है। जहाज में एक आवाज़ में ये बताया गया कि कुछ ही देर में जहाज लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इस आवाज़ से मेरा ध्यान अपने ख्यालों से, ख्वाबों से बाहर आया और काव्या भी अपने आप को कुछ संभाल रही थी। उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा,
इस सफ़र में तुम्हारे साथ गुज़रे वक़्त का पता ही नहीं चला। काव्या, मेरा प्यार सिर्फ़ तुम्हारे लिए है, लेकिन मैं आज भी तुम पर ज़ोर नहीं डालूँगा। तुम्हें ये खुद समझना होगा। कुछ ही देर में हम दोनों ही एयरपोर्ट के बाहर आ गए और मैंने काव्या के लिए टैक्सी बुलाई। तभी काव्या का फ़ोन बजा। काव्या ने फ़ोन उठाया और उसकी आँखों से आँसू बहने लगी। वो फ़ोन पर बार-बार यही कहती रही, "बस थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगी, बस थोड़ी देर और।" मैंने उसे अपनी तरफ किया और कहा, "क्या हुआ है काव्या? बोलो।" उसने रोते हुए बस इतना कहा, "माँ।" मैंने उसे कहा, "क्या हुआ माँ को?" उसने बेचैन होकर कहा, "वो यहाँ हॉस्पिटल में है, सीरियस है।" काव्या और मैं टैक्सी में थे। कुछ देर बाद मैंने कहा, "मुझे कहा क्यों नहीं?" काव्या चुपचाप आंखों में आंसू लिए बैठी रही और मैं जान भी नहीं सका। काव्या उदास होकर अपनी माँ को याद करने लगी। उनके प्यार के लिए बहुत तरसा है मन। माँ ने कभी मुझे वक्त नहीं दिया, कभी प्यार नहीं किया। जब कोई मेडल या ट्रॉफी मुझे मिलती, तो सबसे पहले माँ को दिखाती, जिसे देख के माँ कभी अच्छा है के सिवा कुछ नहीं बोली। काव्या अपने हाथ में माँ की फोटो देखते हुए सब कुछ बोल रही थी। मैंने उसे अपनी तरफ किया और गले से लगा कर कहा, "कुछ नहीं होगा, वो अब प्यार करेंगे तुमसे।" काव्या किसी छोटी बच्ची की तरह रो रही थी और मैं उसे संभाल रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और मैंने देखा कि काव्या की माँ बेड पर लेटी थी। किसी मशीन के सहारे उसने सांसें मिल रही थी। वो पहले से बिल्कुल बदली हुई थी। शायद उनकी बीमारी का ही असर था। काव्या उनका एक हाथ थामे बैठी अपने आंसू गिरा रही थी। काव्या की कजन बहनें काव्या को संभाल रही थी। काव्या की माँ ने कुछ कहना चाहा तो सब पास गए। उन्होंने अपने हाथ से काव्या के गाल को छुआ और मुस्कुराने लगी और अपनी धीमी हो चुकी आवाज में बोली, "माफ कर देना बेटी, तुम्हें हमसे कभी प्यार ही नहीं मिला। बचपन में किसी और के सहारे छोड़ा और बाद में खुद ही वक्त नहीं दिया तुझे। तू नफरत करेगी मुझसे, तब भी यही सोचेंगे कि तू नाराज नहीं है।" काव्या उनके गले से लग गई और रोते हुए कहने लगी, "अब ऐसा मत कहो माँ, आपके प्यार के लिए क्या नहीं किया। अब हमें प्यार करो बस, अब दूर मत जाना।" काव्या की माँ ने आत्मग्लानि से कहा, "आज जब तुझे प्यार करने का मौका है तो देख, वक्त ही नहीं है। ऐसा मत कहो माँ।" काव्या ने बिलखते मचलते हुए कहा। काव्या की माँ ने कहा, "एक घर था मेरा, एक परी थी हमारे घर की। उसका नाम काव्या था। सब कुछ था एक परिवार कहलाने के लिए, लेकिन उसे कभी संभाला नहीं, संवारा भी नहीं। धीरे धीरे उसकी रंगत खत्म होती गई और एक दिन वो घर बस चार दीवारों का ही रह गया। परिवार धीरे धीरे दरकता रहा और फिर बिना किसी आवाज़ के टूट गया। वो घर, वो परिवार मेरा था।" कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। मशीन की धीमी धड़कन जैसे आवाज़ उस पल की गंभीरता को और भी बढ़ा रही थी। उनकी माँ ने बड़ी मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, "तू हमेशा मेरे दिल के सबसे करीब थी, लेकिन मैं कह नहीं पाई। शायद डरती थी, शायद समझ नहीं पाई कि बच्चों को शक्ति नहीं, अपनापन चाहिए होता है। जब तू ट्रॉफी लेकर आती थी, मैं गर्व से भर जाती थी, पर शब्द नहीं मिलते थे।" काव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। "एक बार, बस एक बार गले लगा लेती तो शायद मैं इतनी मजबूत बनने की कोशिश नहीं करती माँ।" उनकी माँ ने फिर से उसका चेहरा छुआ। "आज गले लगा ले, जितना मन है उतना। शायद देर हो गई है, लेकिन प्यार कभी देर से नहीं आता। बस हम उसे समझने में देर कर देते हैं।" काव्या झुककर उसके सीने से लग गई। वो ऐसे रो रही थी जैसे बचपन की सारी अधूरी शामें, सारे सोने त्योहार, सारी अनकही बातें आज बह रही हों। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उस दृश्य को देखकर लगा, कभी कभी जिंदगी हमें उसी मोड़ पर वापस ले आती है जहाँ से हम टूटे थे, ताकि हम खुद को जोड़ सकें। काव्या ने धीरे से कहा, "माँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, जितना शायद कभी कह नहीं पाई।" उसकी माँ की आंखों में नमी चमकी। "मुझे पता है, और मैं भी तुमसे बहुत।" आवाज़ बेहद हल्की हो गई थी, पर शब्द साफ थे। कुछ पल बाद उन्होंने काव्या का हाथ अपने हाथ में दबाया, जैसे कोई भरोसा सौंप रही हो। "खुश रहना, अपने दिल की सुनना। किसी के लिए खुद को मत खो देना। जो तुझे सच्चा समझे, उसे कभी दूर मत करना।" काव्या ने अनायास मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में भी दर्द था और एक गहरा एहसास भी, जैसे उसे किसी अधूरी कहानी का सिरा मिल गया हो। कमरे में मौजूद सभी लोग शांत थे। काव्या उनकी छाती से लगी हुई थी, जैसे हर धड़कन को अपने भीतर उतार लेना चाहती हो।
उसकी माँ ने थकी हुई आंखों से छत की ओर देखा और फिर धीमे धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। एक घर था मेरा, उस घर में हंसी थी, सपने थे और एक नन्ही सी परी थी। उसका नाम काव्या था। सब कुछ था हमारे पास, नाम, इज्जत, विद्या। बस वो नहीं था जो घर को घर बनाता है, अपनापन। मैं समझ ही नहीं पाई कि बच्चा चीज़ों से नहीं, समय और स्पर्श से बड़ा होता है। धीरे धीरे उसकी चमक कम होती गई और मुझे दिखा ही नहीं। दीवारें तो खड़ी रही पर परिवार अंदर से दरकता गया। बिना शोर के चुपचाप टूट गया वो घर। वो घर मेरा था बेटी, मेरा। और मैंने उसे संभाला नहीं। उनकी आवाज़ में पछतावे की ऐसी गहराई थी कि कमरे की हवा भी भारी लगने लगी। काव्या सिर हिलाते हुए बोली, माँ ऐसा मत कहिए, आपने जो किया, जैसा किया, वही सही समझकर किया होगा। मैं बस आपको चाहती थी और आज भी चाहती हूँ। उनकी माँ ने उसकी उंगलियां अपने हाथ में कसकर पकड़ ली। तू वैसा मत करना अपने साथ, अपने रिश्तों के साथ। दिल की बात रोकना मत, जिसको अपना समझे उसे थाम लेना, देर मत करना। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी नज़रें अब पहले जैसी सख्त नहीं थी, वो नरम थी, मानो बहुत कुछ कहना चाहती हो। उन्होंने हल्के से हाथ उठाकर मुझे पास आने का इशारा किया। मैं धीमे कदमों से उसके बिस्तर पर पहुंच चुका था। उन्होंने काव्या को की ओर देखकर पूछा, उस दिन तूने जिस लड़की की बात की थी, क्या यही है वो? काव्या ने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर झिझक भी थी और स्वीकार भी। मैंने सिर झुका दिया। उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मैं उसे कभी दुख में नहीं देखना चाहता। उनकी माँ ने बड़ी मुश्किल से मेरा हाथ अपने कांपते हुए हाथों में लिया। बेटा, मेरी बेटी बहुत मजबूत दिखती है पर अंदर से बहुत नाजुक है। उसे समझना, उसे सुनना, उसे अकेला मत छोड़ना। उसने जितना दर्द देखा है उतना शायद किसी को नहीं दिखाया। मेरे गले में शब्द अटक गई। मैंने बस इतना कहा, मैं वादा करता हूँ उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। काव्या की माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। वादा निभाना, रिश्ते वादों से नहीं, निभाने से टिकते हैं। काव्या झुककर फिर से उनसे लिपट गई। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। एक माँ अपनी सारी अधूरी सीख, अपना सारा दबा हुआ स्नेह आखिरी बार बेटी के हाथों में सौंप रही थी। कमरे की सफेद दीवारों के बीच अब एक अजीब सी शांति थी। दर्द भी था लेकिन उसके साथ एक सुकून भी, जैसे बरसों से बंद कमरा आखिरकार खुल गया हो। ये वही ऐसा लड़का मत है कहो माँ, तूने काव्या जिसे ने छोड़ दिया थिरकते था बिना मचलते कुछ हुए कहा। सोचे। काव्या की एक माँ तेरी ने माँ कहा, है जो अपनी बेटी को प्यार नहीं दे सकी और तुझे जिससे प्यार मिला उससे भी दूर कर दिया। पहले तेरा अनुपम और बाद में तेरी पारो को भी। मुझे माफ कर देना बेटी। और अब तुझे तेरे प्यार करने वालों से दूर कोई नहीं करेगा। तेरी पारो अपने ही गांव में है, उसे वहां से ले आना काव्या। तेरी माँ, वो हमसे बढ़कर है हमेशा से ही। धीरे से मेरे हाथ पे काव्या की माँ के हाथ का पड़ने वाला जोर अब खत्म हो गया था और वो हाथ एक झटके से बेड पे पसर गया बेजान सा। काव्या उनके गले से लगी और जोर से रोने लगी। काव्या की माँ खामोश हो गई थी। अगर कानों को कुछ सुनाई दे रहा था तो बस काव्या का रोना। काव्या ने सच में हजारों मील का सफर तय किया था, सिर्फ दूरी का नहीं, भीतर के खालीपन का। बचपन से लेकर आज तक उसने अपनी माँ को देखा, समझा, चाहा और हमेशा एक अच्छी बेटी बनी रही। हर बार उम्मीद की कि शायद इस बार उसे गले लगाया जाएगा, शायद इस बार अच्छा है की जगह मुझे तुम पर गर्व है सुनने को मिलेगा। लेकिन जो उसे मिलना चाहिए था वो हर बार उससे कुछ कदम दूर ही रह गया। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं मुड़ा। काव्या के मामा थे। उनकी पलकों पर नमी थी। वो मुझे कमरे से बाहर ले आए। धीरे से कहा, क्या सोच रहा है बेटा? मैंने दबे स्वर में पूछा। मामा, काव्या के पापा यहाँ क्यों नहीं हैं? उन्होंने गहरी सांस ली। तुझे कुछ नहीं पता? क्या क्या गुजरा इस बच्ची पर? मैंने सिर हिलाया। फ्लाइट में मुलाकात हुई थी, उसके बाद से साथ हूँ। उसने कुछ नहीं बताया। मामा जी दीवार पर टिक कर खड़े हो गई। उनकी आवाज़ भारी थी। तुझे काव्या ने खुद से दूर नहीं किया था। वो मजबूर थी, अपनी माँ के प्यार की मारी। उसकी माँ ने ही उससे कहा था कि वो तुझसे रिश्ता तोड़ दे। कहा था अगर तू ऐसा करेगी तो मैं तुझे वक्त दूंगी, प्यार दूंगी। बेटी ने यकीन कर लिया। उसने अपनी छोटी सी खुशी कुर्बान कर दी। पर बदला क्या? कुछ भी नहीं। बस इतना कि जो थोड़ी सी मुस्कान तेरे साथ थी वो भी चली गई। मेरे भीतर कुछ टूटने लगा।
वो आगे बोले, फिर पारो को घर से निकाल दिया गया। काव्या के लिए वो माँ से कम नहीं थी। उस दिन के बाद वो सच में अकेली हो गई। घर में रोज झगड़े, फिर एक दिन माँ बाप अलग हो गए। उसके पापा सब छोड़कर चले गए, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। काव्या ने भी घर से मुंह मोड़ लिया। शिमला में अपनी मामी के पास रहने लगी। वहीं उसे थोड़ा सुकून मिला। उन्होंने आंखें पोंछी। फिर खबर आई उसकी माँ को कैंसर है, आखिरी स्टेज। बेटी फिर दौड़ी चली आई। 4 महीने से इलाज चल रहा था यहाँ। दिल्ली में काम संभालती रही, पैसों का इंतजाम करती रही, इलाज का सारा बोझ उठाया, पर आज सब कोशिशें हार गई। मैं पास की कुर्सी पर बैठ गया। सिर दोनों हाथों में था। इतना कुछ, और मुझे कुछ भी नहीं पता था। गुस्सा खुद पर आ रहा था। क्यों मैं उसके साथ नहीं था? क्यों मैंने उसकी खामोशी को सच मान लिया? मेरी आंखों से 2 आंसू लुढ़के। उस लड़की के लिए जो मेरे सामने हमेशा हंसती रही, बारिश में झूमती रही, मिस्टर बीन की वीडियो देखकर खिलखिलाती रही और भीतर समंदर का तूफान छुपाए रही। ऊपर से शांत, अंदर से बिखरी हुई। मैंने धीमे से कहा, काव्या के पापा की जिम्मेदारी नहीं थी आने की? मामा जी कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोले, जिम्मेदारी तो दोनों की थी, साथ रहकर बेटी को पालने की। पर वो घर सिर्फ दीवारों का ढांचा था बेटा, अपनापन कहीं था ही नहीं। उसके पापा अलग होने के बाद गायब हो गई। ना कोई खबर, ना कोई फर्ज। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसे वापस ले जा अनुपम, बहुत थक गई है वो, भागते भागते, संभलते संभलते। अब उसे सहारे की जरूरत है। मैंने सिर उठाया। पहली बार मुझे समझ आया, काव्या ने मुझे नहीं छोड़ा था। वो अपने भीतर की उम्मीद से चिपक रही थी, माँ का प्यार पाने की उम्मीद। मैं वापस कमरे में गया। काव्या जमीन पर बैठी थी। उसकी माँ का बिस्तर अब खाली था। उसकी आंखें अब भी रो रही थी, पर आवाज नहीं थी। चेहरा ऐसा जैसे कोई मुसाफिर बहुत लंबा रास्ता तय करके कहीं बैठ गया हो, बिना मंजिल के, बिना ताकत के। मैं उसके पास गया, धीरे से उसके सामने बैठकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। काव्या, वो मेरी तरफ देखी। उस नज़र में सवाल नहीं था, बस थकान थी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस बार उसे समझाने के लिए शब्द नहीं थे, सिर्फ एक एहसास था। अब उसे अकेले नहीं चलना होगा। वो समंदर बहुत तूफान झेल चुका था। अब शायद उसे किनारे की जरूरत थी। वो मेरे सामने बैठी थी, लेकिन वो वही काव्या नहीं थी जिसे मैंने पहली बार कॉलेज की कतार में खड़े देखा था। ना ही वो जो बारिश की बूंदों में अपनी हंसी घोल देती थी। आज उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था, बस केवल थकान थी। मैं उसके पास गया, उसके गालों पर जमे आंसुओं को हल्के से पोंछा और उसे सहारा देकर उठाया। अस्पताल के गेट के सामने लगी एक बेंच पर उसे बिठाया। रात ढल रही थी, सड़क की लाइटें पीली सी चमक रही थी। लोग आते जाते रहे, एम्बुलेंस की आवाजें उठती गिरती रही, पर उस पल हमारे लिए दुनिया ठहर गई थी। काव्या ने खाली नजरों से सामने देखा और धीमे से कहा, सब खत्म हो गया अनु। पहले घर जैसा कुछ था नहीं, अब माँ भी नहीं रही। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस टूटन थी। मैंने उसे बाहों में भर लिया। नहीं काव्या, तुम हारी नहीं हो। तुमने आखिरी सांस तक कोशिश की। तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व था। उन्होंने आज कह दिया, वो तुम्हें हमेशा चाहती थी, बस जताना नहीं जानती थी। तुम उनकी सबसे कीमती चीज थी। और हो। उसने मेरा कंधा पकड़ लिया और सिर रख दिया। अब और नहीं सहा जाता। थक गया है मन। लगता है अब बस आराम चाहिए, किसी से कुछ मांगे बिना, किसी को साबित किए बिना। मैंने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना। बहुत अकेले लड़ चुकी हो। अब साथ चलेंगे बस। कुछ दिनों बाद हम दिल्ली लौट आए। मामा जी ने सारी रस्में और जिम्मेदारियां संभाल ली थी। जाते समय उन्होंने बस इतना कहा था, इस बार उसे अकेले मत छोड़ना। 1 साल बीत गया। काव्या ने अपना पुराना घर बेच दिया। यादों की इस दीवारों से बाहर निकलना आसान नहीं था, पर उसने हिम्मत की। अब वो मेरे साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती है। पारो भी हमारे साथ है। उसका वही अपनापन भरे आवाज अब घर में गूंजती रहती है। अब काव्या अकेले में सिमटती नहीं है, वो हंसती है खुलकर। कभी रसोई में गुनगुनाती है, कभी बालकनी में बारिश देखते देखते मुस्कुरा देती है। दर्द पूरी तरह मिटा नहीं है, पर उसने उसके साथ जीना सीख लिया है। आज वो मेरे सामने चली आ रही है, वैसी ही जैसे उस दिन कॉलेज के कॉरिडोर में आई थी। आंखों में वही चमक, चाल में वही शरारत।
क्या अभी तक खत्म नहीं हुई तुम्हारी किताब? उसने पीछे से आकर मेरी गर्दन में बाहें डालते हुए पूछा। मैं मुस्कुराया। बस आखिरी पंक्ति लिखनी थी। उसने झट से मेरे हाथ से पेन ले लिया और किताब के अंत में अपना नाम लिख दिया। अब ये कहानी मेरे नाम से छपेगी और मुनाफा भी मेरा, कहकर हंसने लगी। मैंने उसे पास में खींचा। अच्छा, ये नया रंग है तुम्हारा? उसने आंखें तरेर कर कहा। और भी बहुत है, देखना है? जरूर। वो थोड़ा झुककर बोली, अब कोई अलग रंग नहीं है, अब बस मैं हूँ और मैं तुम्हें बेइंतहा चाहती हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, दिल तो तुमने ही तोड़ा था कभी। उसने मेरे गाल पर हाथ रखा। तुम नहीं जानते, उस दिन खुद को तुमसे दूर करना कितना मुश्किल था। माँ के एक वादे के लिए तुम्हें खो दिया। सोचा था तुम लड़ोगे, रोकोगे, पर तुम एक बार में ही मान गए। इतना भरोसा क्यों था मुझ पर? मैंने उसके बाल संवारते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन था, और आज भी है। अगर वो यकीन ना होता तो तुम आज इतनी पास कैसे होती? वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हारा दिल टूटा, फिर भी तुमने किसी और को नहीं चाहा? मैंने उसके होठों पर उंगली रख दी। बस अब पुरानी बातें नहीं। तुम्हें तो मैं पहले दिन से चाहता था। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जैसा कोई मिला भी नहीं। वो अचानक पलटकर बोली, और अगर मिल जाती तो? मैंने चौंक कर उसे देखा। वो नकली गुस्से में उठकर जाने लगी। मैं उसके पीछे भागा। अरे, फिर से गुस्से का रंग दिखा रही हो? कोई मिला ही नहीं, सच। वो मुड़ी, हंसी रोकते हुए बोली, अच्छा है, वरना अब तक पछता रहे होते। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, इस बार कसकर। अब बारिश हो या धूप, हम दोनों साथ खड़े हैं। रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर धैर्य और भरोसा बचा रहे तो टूटे हुए रंग भी मिलकर एक नई तस्वीर बना देते हैं। और हमारी तस्वीर अब पूरी है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। कमेंट करके बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।